तो क्या हाल है प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है विद्युत विभव, और आज जो अपना टॉपिक है उसका नाम है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर? तो हेडिंग लिख लेते हैं पहले, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक है। देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज कुछ क्लियर करना चाहता हूं कि जैसे अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी आवेश के चारों ओर एक टाइप का विद्युत क्षेत्र होता ही होता है, और अगर अपने किसी टेस्ट चार्ज को उस विद्युत क्षेत्र में पॉइंट ए टू बी ले जाते हैं, ठीक है, तो अपने को वर्क करना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में। बात आ रही है समझ? अब बात ये है, और फिर वही जो है, मान लो इस बिंदु पर पोटेंशियल है ए और इस बिंदु पर है पोटेंशियल बी, तो अपने पास जो विभवांतर आया था वो कुछ इस तरह से आया था। अगर हम ए टू बी जाए तो क्या आया था, एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया किसको लाने में, टेस्ट चार्ज को लाने में, यही आया था। तो एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया वो अपने को मिल गया था Q नॉट वी बी माइनस वी ए, कुछ इस तरह से। बात एक ही है। अब बात ये आती है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कि जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी है, ठीक है, जिस तरह से और भी फोर्स होते हैं, जैसे स्प्रिंग फोर्स भी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये सब जो फोर्स हैं ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कहने का मतलब ये सब संरक्षी बल होते हैं, ठीक है, या हम इनको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और इस तरह के फोर्स के अंतर्गत किया गया कार्य जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, वो डिपेंड करता है सिर्फ पोजीशन पर कि पहले पार्टिकल कहाँ है और बाद में पार्टिकल कहाँ होगा। ठीक है, केवल इन दो पर ही डिपेंड करता है। जो पाथ है या रास्ता है या पथ है उस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब कि अगर मैं चार्ज को A टू B लाऊं, चाहे मैं ऐसे लाऊं इसको, ठीक है, और वापस B टू A ले जाऊं, जैसे मर्जी ले जाऊं, तो एक क्लोज्ड लूप में, एक क्लोज्ड पाथ में टोटल वर्क डन मेरे को क्या मिलेगा, जीरो। तो संरक्षी बलों के अंतर्गत एक क्लोज्ड पाथ में किया गया टोटल वर्क डन क्या होता है, जीरो। यहां से हम चेक कर सकते हैं, A टू B हम लाए तो वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क इतना था, ठीक है, इसको मैं W1 नाम दे देता हूं। और अगर मान लो अपने वापस इसको B टू A लेके जाएं तो अपने पास क्या आएगा, B टू A जा रहा है तो VA माइनस आ जाएगा VB, ठीक है। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, W इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करो, Q नॉट VB, ये हो गया, माइनस Q नॉट VA प्लस Q नॉट A माइनस Q नॉट VB। तो देखो Q नॉट VB, Q नॉट A, ये सब कुछ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो टोटल वर्क डन कितना आया, जीरो। सेम टू सेम जैसे ग्रेविटेशन के अंदर भी आपने पढ़ा है 11th क्लास में कि अगर कोई पर्सन एक ऑब्जेक्ट को h हाइट तक उठा के ले जा रहा है तो वर्क डन कितना हुआ, mg और साथ में h, ठीक है। अब छोटी क्लासों में हम देखते हैं कि अगर कोई पर्सन ऐसे लेके जा रहा है और यहाँ हाइट तक पहुंच गया तो अब वर्क डन कैसे काउंट होगा, लेके तो सरफेस से गया और हाइट h तक लेके गया, तो इस कंडीशन में भी वर्क डन जो है वो mgh ही होगा। फिर चाहे पार्टिकल को हम ऐसे लेके जाएं तो भी वर्क डन क्या होगा, mgh। तो ये कुछ बल होते हैं जिनमें किया गया जो वर्क है वो सिर्फ पोजीशन पर या स्थितियों पर ही डिपेंड करता है, ठीक है, कि कहाँ है और कहाँ पार्टिकल को ले जाना है, जो पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो अब अपने शुरू करते हैं अपना टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो सबसे पहले ये अपने पास कोई एक पॉइंट चार्ज है और अपने आसपास ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैं मान लेता हूं कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाकी और भी होगा पर मैंने डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक ही बनाया एक बार, ठीक है। कंफ्यूजन मत रहना कि और बाकी इतना ही होगा क्या, हर तरफ होता है, ओके। और ये पॉइंट है अपना कोई P, ठीक है, और पॉइंट P जो है, और इस टेस्ट चार्ज को हमने, सॉरी, इस जो है पॉइंट चार्ज को हमने पॉइंट O पर रखा है, एंड r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पर अपने को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मींस वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो अपना जो टारगेट है वो है टू फाइंड आउट करना पोटेंशियल एट पॉइंट P पर, ठीक है।
अब पोटेंशियल की बात आती है तो हमने पढ़ा हुआ है किसी भी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उठाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉइंट है तो वहां ले आओ, और उसको लाने में जो आपको वर्क करना पड़ा वही वर्क आपका उस जगह पर पोटेंशियल को डिफाइन कर देगा। ठीक है, बात बिल्कुल इजी सी है, उसको यहां लाना है, वर्क पता करना है और काम हो गया। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हो जाएगा नो डाउट। इसमें प्रॉब्लम ये है, ये जो टेस्ट चार्ज है वो इनफाइनाइट पर है। ठीक है, इनफाइनाइट पर अपने फोर्स को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना अपने एक काम करें, इनफाइनाइट से P तक लाने के बजाय ओके हम इसको P टू इनफाइनाइट ले चले। P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी अच्छी तरह से डिफाइन है और P पर हमें फोर्स भी अच्छी तरह से डिफाइन है, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। ठीक, अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं इसको इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक लाता तो इंटीग्रेशन में लिमिट कुछ ऐसे लगती, क्योंकि मैं इसको ला रहा हूं इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक, और अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको ले जा रहा हूं r से इनफाइनाइट तक। ठीक है, कर मैं ऐसा सकता हूं, अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें मैं ये कर सकता हूं, लेकिन इसमें कुछ चीज मिस है। ओके, अगर हम लिमिट चेंज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। बस वहां से यहां लाने के बजाय यहां से वहां ले जाओ और पहले माइनस लगा दो, तो अब अपने को ये काम करना है। तो अब हम इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट P से लेकर चलते हैं कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये कोई पॉइंट है और वो इनफाइनाइट पर है और हमारा टेस्ट चार्ज जो है वो यहां पर है, और हम अब इसको ले जा रहे हैं P टू इनफाइनाइट, तो डायरेक्ट नहीं ले जाना। ठीक, अब आप बोलोगे कि सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सही, वो अपना फोर्स लगाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाया Fe वेक्टर इक्वल्स टू Q नॉट E वेक्टर। ठीक है, लगा दिया फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इतना लगा, तो ये टेस्ट चार्ज तो अपने आप ही चला जाएगा, हमें क्यों ले जाने की जरूरत है। बात सही है बिल्कुल, लेकिन सोचो अगर ये अपने आप जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट भी तो करेगा, और यही तो हम नहीं चाहते। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, तो हमें ऐसा फोर्स लगाना है जो इसको भागने ना दे बल्कि धीरे धीरे जाने दे। जैसे कल वो ढलान वाली बात, लास्ट वीडियो वाली, कि हमें इस ढलान से उतरना है और अगर हमने गाड़ी न्यूट्रल कर ली तो स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो हम ब्रेक लगाते हुए चलेंगे या गाड़ी को गियर में रखकर चलेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। ठीक, तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है। तो इस बार जो हम फोर्स लगाएंगे वो उधर धकेलने वाला फोर्स नहीं होगा, बल्कि वो फोर्स इस फोर्स को कंट्रोल करने वाला होगा, ताकि जो एक्सेलरेशन है वो 0 रहे। ओके, तो मैंने जो फोर्स लगाया वो एक्सटर्नल फोर्स होगा और वो होगा माइनस Q नॉट E वेक्टर। माइनस क्या बताता है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। हो गया, तो अब P टू इनफाइनाइट डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, फिजिक्स में एक बहुत अच्छी चीज है, थोड़ा सा चलो बाकी इंटीग्रेशन संभाल लेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा काम करना है, बाकी इंटीग्रेशन करो, वो पूरा काम कर देगा। तो हम टेस्ट चार्ज को थोड़ी सी डिस्टेंस P टू A ले जाते हैं, हालांकि जाना इनफाइनाइट तक है, पर P टू A ले चलते हैं, और वो जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज dr वेक्टर, वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है dr वेक्टर। अब इस डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ा, तो एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया, तो वो आएगा dw इज इक्वल्स टू फोर्स, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर। हो गया, देन ये हो जाएगा F एक्सटर्नल डॉट, सॉरी डॉट हटा देते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर cos थीटा, वो फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा dr cos। अब बात आती है थीटा की, एक्सटर्नल एजेंट किधर फोर्स लगा रहा है, इस और फोर्स लगा रहा है, और ये जा कहां रहा है, उधर। ठीक है, तो डायरेक्शन एंगल क्या है, 180 डिग्री। cos 180 होता है -1,
तो ये अपने पास आ जाएगा एफ एक्सटर्नल डी आर -1 कैन बी रिटन एज माइनस एफ एक्सटर्नल डी आर। तो ये थोड़ा सा वर्क किया एक्सटर्नल एजेंट ने। अब एक्सटर्नल एजेंट को पता लग गया कि मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूं इतना सा, तो बाकी इंटीग्रेशन करने देगा, वो कर लेगा। ओके, तो अब या तो इंटीग्रेशन कर दो नो प्रॉब्लम, या एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू पुट कर दो। तो अपने वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अपने पास जो वर्क डन आएगा माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है। तो ध्यान रखना इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व हो चुका है, ये अब वेक्टर नहीं रहा, ये मैग्नीट्यूड आ चुका है एक्सटर्नल फोर्स का, और यहां वेक्टर है। तो यहां पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है, हम विद माइनस यहां पुट कर देते हैं। ओके, और पुट किया तो गलत हुआ, तो हमें वो नहीं करना। तो एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस भी हटेगा, वेक्टर भी हटेगा, बचेगा क्यू नॉट ई और डी आर। हो गया। तो ये था वर्क डन, थोड़ा सा चार्ज को बी से कहां ले जाने में, ए तक। अब हमारा जो चार्ज है वो कह रहा है भाई मेरे को इनफाइनाइट तक जाना है, ले चलते। तो इंटीग्रेशन dw का तो हो जाएगा w, और ये वर्क कर कौन रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट, तो इसका मतलब ये वर्क है एक्सटर्नल एजेंट ने जो किया। डन। माइनस क्यू नॉट बाहर रहो, इंटीग्रेशन कहां से कहां जा रहे हैं, हम पॉइंट P टू इनफाइनाइट जा रहे हैं। ओके, और पॉइंट P खुद कहां है, वो है r डिस्टेंस पर, तो हम R2 कहां जा रहे हैं, इनफाइनाइट। आई बात समझ। तो साथ में आ जाएगा E dr। हो गया। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और खेल खत्म। एक बार हम इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा से, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर बराबर बराबर होता है। ठीक है, तो याद करो जब हम A टू B जाते थे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखते थे, VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q नॉट, यही होता था। ठीक है, बिल्कुल। यहां याद रखना एक्सटर्नल एजेंट है। ओके, अब हम कहां से कहां जा रहे हैं, R डिस्टेंस टू इनफाइनाइट, तो क्या लिखा जाएगा, इनफाइनाइट पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल एट R डिस्टेंस। अब R डिस्टेंस पर पॉइंट है P, तो मैं मान लेता हूं R डिस्टेंस पर पोटेंशियल है VP, है ना। तो माइनस Q नॉट, सॉरी, इक्वल्स टू क्या होता है, W एक्सटर्नल ओवर Q नॉट। हो गया। तो Q नॉट का मल्टीप्लाई इधर कर लो ताकि एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक जैसे हो जाएं, और इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को हम ये करें। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है, 0, 0 माइनस वीपी, तो माइनस वीपी इंटू क्यू नॉट, माइनस क्यू नॉट वीपी। डन। इक्वल्स टू आ जाएगा W एक्सटर्नल, इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद अब क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट अपने पास ये है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से यहां लिख देता हूं मैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड से एक्सटर्नल एक्सटर्नल इक्वल है, इसका मतलब माइनस क्यू नॉट वीपी इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम R टू इनफाइनाइट EdR, माइनस क्यू नॉट से कैंसिल, तो Vp इक्वल्स टू क्या बचा अपने पास, इक्वल्स टू बचा इंटीग्रेशन R टू इनफाइनाइट EdR, कुछ और तो नहीं बचा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। देखो, स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि जब हम इनफाइनाइट से पॉइंट P तक आएंगे तो चलो नॉर्मल बात है, वैसे ही करना था, पर इनफाइनाइट पर प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम P से इनफाइनाइट गए, तो मैंने आपको बोला कि हम साइन बदल देंगे, बस हो जाएगा। अब आपको जो लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला समझाया था,
वो कुछ ऐसे था, अगर आपको याद हो तो ऐसे था। अगर मैं उसको यहां पर P लिख दूं तो नो प्रॉब्लम। अब यहां पर हमने क्या किया, देखो उसमें हम क्या कर रहे थे, इनफाइनाइट टू R आ रहे थे, तो कुछ इस तरह से था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम R टू इनफाइनाइट जा रहे हैं, लिमिट ही तो बदली है, R टू इनफाइनाइट, तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। ओके, तो ये कुछ इस तरह से। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R कितना होता है, वैल्यू पुट कर दो, R टू इनफाइनाइट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और dr, ये आ गया। के क्यू को लाए बाहर और इंटीग्रेशन हुआ R टू इनफाइनाइट r की पावर -2 dr का। और अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये कौन सा फॉर्मूला है, x रेज टू पावर n वाला है, यहां लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n dx इक्वल्स टू x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। ओके, लिमिट है तो फिर अपने काम का नहीं है, c डन। तो यहां पर r रेज टू पावर -2 का इंटीग्रेशन इस हिसाब से कर लो, r रेज टू पावर -2 प्लस 1, ये हो जाएगा ना, r रेज टू पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1, ठीक है, मींस r रेज टू पावर -1 ओवर -1। ये कुछ इस तरह से हो गया r टू इनफाइनाइट, हो गई लिमिट। अब जो है आगे और इसको हल करते हैं, तो Vp इज इक्वल्स टू के क्यू, ठीक है, -1 पर तो कोई लिमिट पुट होनी नहीं है, -1 को लाओ बाहर, और r की पावर -1 को ये ऐसे लिख सकते हैं अपने, तो ये अपने पास आ गया माइनस के क्यू 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो माइनस के क्यू इंटू माइनस 1 अपॉन r, माइनस टू माइनस कैंसिल, या प्लस हो गया, तो ये आ गया के क्यू ओवर r। तो पॉइंट P पर अपने को जो पोटेंशियल मिला वो है के क्यू ओवर r। आ रही है बात समझ, के की वैल्यू पुट कर दो, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप देखोगे, एनसीईआरटी का मतलब की वैल्यू होती है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं। तो ये था पॉइंट P पर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब अगर चार्ज जो है वो नेगेटिव होता, अगर चार्ज नेगेटिव होता तो पोटेंशियल कितना आता, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो रिजल्ट आता -7 में, कुछ इस तरह से हो गया। अब इसके बाद देखो ग्राफ, तो ग्राफ से साफ ही पता लग रहा है, ग्राफ बनाओगे तो इक्वेशन से साफ ही पता लग रहा है कि पोटेंशियल R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो R और पोटेंशियल में बनाओगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये हो गया। अब बात आती है एक कांस्टेंट की, याद करो स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको एप्सिलॉन r से डिनोट करते हैं, k से भी डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूले हमने बहुत सारे पढ़े, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी आया, E अपॉन ई एम भी आया, F अपॉन एफ एम से शुरुआत हुई, कुछ ऐसा पढ़ा था। दो और बाकी अभी जैसे जैसे चैप्टर आ रहे हैं तो नए फॉर्मूले मिल रहे हैं। अब पोटेंशियल की फॉर्म में भी मिल गया, कैसे, ये जो पोटेंशियल है, एक बार इसको हटाते हैं, ये जो पोटेंशियल है वो एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहा है कि ये वैक्यूम के लिए है, ठीक है, और मीडियम की बात करें तो Vm इक्वल्स टू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर R, फिर वही काम डिवाइड करो, V ओवर Vm इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R ओवर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R, कैंसिल 1/4 पाई 4 पाई कैंसिल, तो ये V ओवर Vm अपने को मिला एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज एप्सिलॉन r, तो एप्सिलॉन r इक्वल्स टू V ओवर Vm, तो ये एक नया फॉर्मूला और मिल गया, इसके साथ जुड़ गया। तो अब यहां भी क्या पता लग रहा है कि एप्सिलॉन r जो है, ठीक है, V इक्वल्स टू होता है V ओवर Vm। अब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वैक्यूम के लिए 1 होती है, बाकी सब के लिए 1 से ज्यादा, और 1 से ज्यादा तभी आएगी जब नीचे वाली चीज कम हो ऊपर वाली चीज ज्यादा हो, यानी कि V इज ऑलवेज ग्रेटर देन Vm।
ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। तो ये था अपना टॉपिक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक जो है फालतू का टॉपिक है, टाइम पास करने वाली बात है उस टॉपिक में, कोई खास चीज है नहीं, इजी सा है। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। ठीक है, स्टार्टिंग में पढ़ा था आवेशों के निकाय के कारण बल, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। तो अब आ गया आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। ठीक है, वही सुपरपोजिशन वाला फंडा। ये मान लो कोई पॉइंट P है, ठीक है, ये कोई चार्ज है अपने पास Q1, R1 डिस्टेंस है, ये Q2 है, R2 डिस्टेंस है, Q3 है, R3 डिस्टेंस है, Rn डिस्टेंस है, Qn है। अब ये सब चार्ज यहाँ पर कितना पोटेंशियल बनाएंगे, तो पोटेंशियल क्या है एक, विभव क्या है एक, जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें जो सम होगा वेक्टर सम नहीं होगा, एल्जेब्रिक सम होगा। ओके, देन पोटेंशियल एट पॉइंट P जो होगा वो पहले वाले चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है V1, दूसरे की वजह से कितना है V2, तीसरे की वजह से और nth की वजह से कितना है Vn। सबका जो है एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। मींस पहले वाले की वजह से होगा KQ1 ओवर R1 प्लस KQ2 ओवर R2 प्लस KQ3 ओवर R3 एंड KQ1n ओवर Rn। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। डन। कॉमन क्या आ रहा है K और बाकी क्या बचे 1 2 3 4 5 6 यही है। तो इन सब का हम क्या कर देते हैं समेशन QI ओवर RI, इनिशियल टर्म 1 to n, देन पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा, बस खत्म। तो ये था ये सब टॉपिक। तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर विभव। तो सेम वैसा ही है जैसा आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी जनरल पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य पॉइंट पर विभव या विद्युत विभव। ओके, तो अब हमें ये ज्ञात करना है। तो डायग्राम सबसे पहले जो है अपने को इसका डायग्राम समझना पड़ेगा। आपको बता ही रखा है कि x और y अक्ष, मैं यहाँ कुछ ऐसे बना लेता हूँ, और जो डायपोल है द्विध्रुव है वो हमने x अक्ष पर कुछ इस तरह से रख रखा है। याद करने के लिए भी तरीका आसान सा बताया था कि लेफ्ट साइड जो है अपने माइनस q चार्ज को रख देंगे और इधर की ओर अपने प्लस q चार्ज को रख देंगे, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है, तो हाफ ऑफ डिस्टेंस अपने पास ये a हो गई, ये भी a हो गई। ठीक, और पॉइंट जो P है वो कुछ यहां पर है, इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट हैं, ध्रुवीय निर्देशांक है वो r थीटा है, और ये जो एंगल है थीटा, और पॉइंट O से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है वो r है। तो हमें r डिस्टेंस पर स्थित पॉइंट P पर विभव पता करना है। तो वही फंडा है, सेम टू सेम। पहले मैं इस B से P पर पता कर लूंगा। मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस अपने पास r2 है। ठीक है, उसी तरह से पॉइंट A2 डिस्टेंस है P तक की, मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस है अपने R1। डन। तो अब आप ये देखो कि A पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, मींस V1 बराबर क्या होगा। तो विभव आपको बिंदु आवेश के कारण बताया हुआ है, सिंपल सा फॉर्मूला V बराबर होता है KQ अपॉन में R, और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो माइनस आ जाता है साथ में। तो पॉइंट A पर स्थित -q आवेश के कारण P पर विभव हो जाएगा -KQ अपॉन में डिस्टेंस ये है R1। हो गया। सेम टू सेम B से पॉइंट P डिस्टेंस तक जो कि R2 है, तो यहां से इस प्लस के कारण कितना होगा, तो वो हो जाएगा V2 इक्वल्स टू KQ अपॉन में R2, कुछ इस तरह से।
अब पॉइंट P पर जो है कुल विभव कितना होगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, एल्जेब्रिक सम होगा तो V इक्वल्स टू आ जाएगा, V2 जो है वो प्लस में है, ये माइनस में, तो मैं V2 को पहले लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा KQ अपॉन R2 माइनस KQ अपॉन R1, ऐड करना है लेकिन यहां माइनस है तो माइनस, तो यहां से अपने को मिला K एंड Q कॉमन आ गया, तो अपने पास आया 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो ये अपने को एक इक्वेशन मिल गई कि एट पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है या विभव है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, Vp नाम दे देते हैं इसको, इस तरह से, और इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट बना लेता हूं। अब है बात समझने वाली, तो हमें जो अपने ग्राफ होता है उसमें अपने हमेशा ओरिजिन से ही हर चीज को डिफाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो मेरे को R1 को R की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, R2 को भी R की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं, इसको इधर की ओर हल्का सा इंक्रीज कर सकता हूं, ठीक है, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं यहां पर, मान लो ये पॉइंट अपना है C। अब देखो ये जो डिस्टेंस है A to P और C to P ये लगभग इक्वल ही है, रीजन क्या है कि A to C बहुत कम है, कम क्यों है, क्योंकि डायपोल जो होता है उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, और ये तो A to O है तो ये और भी कम है, तो ये सब डिस्टेंस लगभग थोड़ी थोड़ी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं डायग्राम से कि AP अप्रॉक्स इक्वल्स टू C to P, ये CP के इक्वल हो गई। अब C to P जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, कहां, C to O एंड O to P, तो मैं ये कह सकता हूं इक्वल्स टू C to P, सॉरी C to O इक्वल्स टू C to O एंड O to P, हो गया, तो AP इज इक्वल्स टू इतना आया। अब अपने पास A to P नाम दिया हुआ है R1 इक्वल्स टू C to O, अब ये कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है, तो देखो इधर मैं यहां पर लिख देता हूं एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब देखो यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है तो ये 90 का है, 90 के सामने होता है हाइपोटेनस या कर्ण, ये कर्ण हो गया, और ये थीटा एंगल बन रहा है तो सिंपल सी बात है ये अपना हो जाएगा आधार, बचा ये तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर या लंब, हो गया। अब हमें कर्ण का पता है, कैपिटल A to O पता है, ठीक है, हमें C to O चाहिए, तो AO CO में क्या रिलेशन होता है, यानी कि कर्ण और आधार में क्या रिलेशन होता है, तो हम जानते हैं सर क्या होता है, cos थीटा, cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, और आधार कितना है C से O, और कर्ण कितना है A से O, हो गया, और C से O इक्वल्स टू हो जाएगा AO cos थीटा, यानी कि CO इक्वल्स टू हो जाएगा AO कितना है, छोटा a, स्मॉल a है ये, तो डायरेक्ट लिख दो A cos थीटा। अब मैं इस CO की वैल्यू यहां पुट करता हूं तो ये आ जाएगी A cos थीटा, और प्लस OP, और OP जो है वो अपने पास R है, तो R1 इक्वल्स टू आ गया R प्लस A cos थीटा, हो गया। अब मैं इस R1 को एक बार साइड में लिख देता हूं, तो R1 इक्वल्स टू अपने को मिला R प्लस A cos थीटा। अब ठीक इसी तरह से अपने को R2 और R में भी रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो अभी हमने जो रिलेशन फाइंड आउट किया वो था रिलेशन R1 और R में, तो R1 इतने R प्लस A cos थीटा के इक्वल है। अब आ जाओ इसमें भी दो तरीके हैं, इसमें आप ये भी कर सकते थे कि अगर आप यहां से परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर लो तो वो भी हो जाएगा, डोंट वरी, ओके, कोई, अब इसमें यहां भी ड्रॉ कर सकते हो या इससे ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो, तो जैसे मर्जी कर लो,
तो अपने इसको जो है मैं इधर की ओर कर देता हूं, ठीक है। तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको नाम दे दिया डी। अब जरा देखो ध्यान से, डी टू पी अप्रोक्स इक्वल है बी टू पी, यानी कि डी टू पी अप्रोक्स इक्वल है बी टू पी। तो ये दोनों बराबर है क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत कम, तो ये इक्वल है। अब D2P जो है वो B2P हमने कर दी और B2P क्या है, R2। तो B2P अपने पास है R2। अब D2P का अपने को पता लगाना पड़ेगा, तो D से P डायरेक्ट नहीं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, O से P माइनस OD। तो R2 इक्वल टू हो जाएगा O से P माइनस OD। हो गया। R2 इक्वल टू O से P, पहले तो पूरी आ जाएगी O से P, फिर इतने पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, OD को घटा दिया, तो R2 इक्वल टू अपने पास आया O2, कुछ गड़बड़ लिख दिया, एक सेकंड सॉरी, ये O2C नहीं, ये O2P है। तो O2P माइनस O2D, तो O2P कितना है, R माइनस O2D। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, B से हमने परपेंडिकुलर किया था, इस D के जस्ट सामने ये है कर्ण, ठीक है, और यहां एंगल बना है तो ये है आधार, यानी कि OD जो है वो अपने पास बेस है और पता किसका है, OB का पता है, और OB अपने पास जो है वो हाइपोटेनस है, जिसको हम कर्ण भी कहते हैं हिंदी में। तो अब आधार और कर्ण में फिर वही रिलेशन आ गया, तो यहां भी cos थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण, यानी कि OD अपॉन OB। तो OD अपॉन OB, तो यहां से OD बराबर आ जाएगा OB cos थीटा, और OB जो है वो A के इक्वल है, तो ये आ गया A cos थीटा। ओके, कहने का मतलब ये जो पार्ट आया OD A cos थीटा आया, और OC भी जो आया वो भी A cos थीटा आया, तो OD की जगह रख देते हैं A cos थीटा। तो इस तरह से R2 अपने को मिला R माइनस A cos थीटा, तो R2 बराबर है R माइनस A cos थीटा, तो मैंने वहां पुट कर दिया। अब जो है इतना ही काम था डायग्राम का, अपने को दो टर्म्स मिल गई R1 और R2, किस टर्म में, R की टर्म में। क्यों पता किया, क्योंकि R जो है वो ओरिजिन से है और हमें ओरिजिन से पता करना है, ठीक। तो चलते हैं आगे, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ओके, बाकी आपको लिखना भी पड़ेगा नोट्स में। तो R1 और R2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, तो बिंदु P पर पोटेंशियल आएगा KQ 1 अपॉन R माइनस A cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस A cos थीटा। R1 जो है वो है R प्लस A cos थीटा और R2 इतना है, तो VP इक्वल्स टू KQ, एलसीएम क्या आया, देखो फॉर्मूला ही तो है, R माइनस A R प्लस A cos थीटा, A माइनस B का होल स्क्वायर, ठीक है, पर अपने एक बार आराम से चलेंगे, तो R माइनस और R प्लस A cos थीटा हो गया, माइनस से माइनस वाली टर्म कट गई, प्लस वाली ये वाली टर्म ये 1 से मल्टीप्लाई हो गई, तो R प्लस A cos थीटा माइनस ये प्लस वाली टर्म कैंसिल, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गई, तो माइनस R माइनस A cos थीटा। ओके, बाहर माइनस है तो मैंने इसको ब्रैकेट में रख दिया, अब मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूं, तो ये R प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, तो R से R क्या हुआ, कैंसिल। तो अपने पास क्या आया, A cos थीटा और प्लस A cos थीटा, तो VP इज इक्वल टू हो गया KQ और साथ में 2A cos थीटा अपॉन, अब मैं इसको लिखता हूं फॉर्मूला बना के, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई बिंदु बी पर पोटेंशियल की। ठीक, अब चलते हैं और आगे। अब अपना जो टॉपिक है, जो हेडिंग है, वो क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब विद्युत द्विध्रुव में आपने एक पढ़ा था P, और P इक्वल्स टू होता था 2AQ, तो नजर आई है। ये अपने पास क्या है? 2A, ये क्या है? Q, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं P, क्योंकि P इक्वल्स टू होता है 2AQ, और साथ में अपने आ जाएगा cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये है रिजल्ट। अब देखो, जैसे अपने विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में पढ़ा था, ए जो है वो डाइपोल, जो डाइपोल होता है उसके बीच की डिस्टेंस को अपने 2a मानते हैं, तो ए तो और भी कम है, हाफ है उसका, तो आर के कंपैरिजन में ए नेग्लिजिबल है, और स्क्वायर करने पर तो और नेग्लिजिबल हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा है तो ये भी नेग्लिजिबल है। कैसे? यहाँ बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो करना क्या, देखो cos की वैल्यू जो है वो +1 से -1 के बीच में रहती है। ठीक है, तो अगर आप स्क्वायर करोगे, चाहे किसी भी चीज का उसका स्क्वायर करोगे, तो मैक्सिमम 1 ही आना है। तो इस तरह से आर स्क्वायर, आर जो है ज्यादा है ए से, तो ये टर्म हो गई नेग्लेक्ट। ठीक है, ये नेग्लिजिबल हो गई। तो अपने पास बचा Vp इक्वल्स टू Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है रिजल्ट बिंदु P पर विद्युत विभव का। ठीक, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब हम इसमें केस भी आगे करना चाहें तो कर सकते हैं कि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो क्या होगा, ठीक है, और थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो क्या होगा। और ये थीटा किसके बीच का कोण है? याद करो, थीटा जो है वो किसके बीच का कोण था? डायग्राम पर ध्यान दो एक बार फटाफट। इस तरह से था, यहाँ पॉइंट P था, ये डिस्टेंस R थी, और ये कोण थीटा था, और इधर की ओर होता है डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की ओर। तो थीटा जो है डाइपोल मोमेंट एंड डिस्टेंस के बीच का कोण है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसको सदिश रूप में भी लिख सकता हूं। तो Vp, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? Kpr cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर तो है, आर क्यूब लिखता हूं, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म आ जाएगी। डन। और पी आर कॉस थीटा को, चूंकि एंगल थीटा पी और आर के बीच में है, तो पी आर कॉस थीटा पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं। ओके, हो गया। तो ये अपने को मिल गया रिजल्ट वेक्टर फॉर्म में। और भी अगर इसमें चाहो तो आप कर सकते हो। आपने एक यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा, आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर ओवर आर। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है? आर इंटू आर कैप। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, के पी वेक्टर डॉट आर कैप इंटू आर अपॉन आर क्यूब। हो गया। अब आर से एक इसको कैंसिल कर दो, तो अपने पास आया के पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे भी लिखा जा सकता है। बस ये ध्यान देना, हमने आर वेक्टर की जगह आर कैप इंटू आर लिखा है। सॉल्व कर लो इसको। आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? आर आर कैप होता है ना, तो यहां से हमने ये पुट कर दिया। ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब बात आती है केस की, और फिर उसके बाद ग्राफ को भी समझेंगे। तो केस थीटा अगर 0 डिग्री हो, तो इसमें केस अपने दो बनाएंगे। ठीक है, थीटा जो है एक्स अक्ष के साथ 0 डिग्री एंगल पर हो, मतलब कि डाइपोल मोमेंट तो इधर ही है, और इस बार जो पॉइंट P है वो यहां है, तो डिस्टेंस R भी इधर ही होगी, थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो थीटा 0 होने पर मेन फॉर्मूला क्या है? इक्वल्स टू है Kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब था या स्क्वायर था? ओके, तो याद करो, था आर स्क्वायर, यही था। तो अब कितना आया? देखो, ये भूल जाते हैं कई बार कि आर क्यूब था, आर स्क्वायर था। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, छोटी सी, मैं बता देता हूं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है, और बिंदु आवेश के कारण विभव होता है के क्यू अपॉन में आर।
और द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करोगे तो वो अपॉन में जो है क्यूब आएगा, इससे एक पावर बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर अगर आप याद रखो तो इसमें भी पावर जो है वो क्या होती है, एक इंक्रीज हो जाएगी, स्क्वायर आ जाएगा। बस इस तरीके से याद रख सकते हो, बाकी 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाए तो अक्ष पर जो विभव आएगा Kp अपॉन r स्क्वायर आएगा। डन है। कैसे आया Kp अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि cos 0 बराबर क्या होता है 1। उसी तरह से निरक्ष पर, निरक्ष का मतलब है थीटा बराबर 90, cos 90 इक्वल्स टू 0, तो निरक्ष पर विभव क्या आएगा 0। तो ये था अपना टॉपिक। अब बात आती है इसके ग्राफ की। तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से है, V और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये था अपना टॉपिक, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव।